हेलो बच्चों, चलिए फिर से आपका स्वागत है ओम सर के वीडियोज़ में। पिछली बार आपने देखा कि क्लास 12 बिहार बोर्ड में क्लास 12 12वीं कक्षा की हिंदी 50 अंक जो 2020 तक हमको पढ़ने थे उस पर चर्चा की गई, लेकिन 2021 से 50 अंक की हिंदी को हटा दिया गया। 50 अंक अदर सब्जेक्ट लिटरेचर थे उनको भी हटा दिया गया। अब 100 अंक की हिंदी, 100 अंक की अंग्रेजी। तो 100 अंक की जो ये अनिवार्य हिंदी है उस पर हम चर्चा करें। 100 अंक की इस अनिवार्य हिंदी में हम देखते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक क्या कहती है। तो बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा के लिए आपकी जो पाठ्य पुस्तक है ये दिगंत भाग 2। 11वीं कक्षा में आपको दिगंत भाग 1 पढ़ना है, 12वीं कक्षा में आपको पढ़ना है दिगंत भाग 2, जो SCERT बिहार राज्य शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार के द्वारा डेवलप किया गया है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि आपकी इस पुस्तक को 2 पार्ट में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। आप देखिए गद्य खंड और काव्य खंड, इसके अलावे प्रतिपूर्ति का एक छोटा सा टुकड़ा भी दिया गया है। तो आज जो हम बात करेंगे, चूंकि हमारे इस पुस्तक की शुरुआत गद्य खंड से है, तो हम उसकी शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे गद्य खंड की शुरुआत बालकृष्ण भट्ट के इस ललित निबंध से है, बातचीत। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे बालकृष्ण भट्ट की इस रचना की चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी रचना को जानने से पहले हमें उसके रचनाकार को जानने की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख पत्रकार, निबंधकार और हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में बालकृष्ण भट्ट का अग्रगण्य अग्रगण्य माना जाता है, आगे लेने वाला, पहले लेने वाला माना जाता है। अच्छा, हिंदी साहित्य में ही नहीं, किसी भी साहित्य में आलोचना एक अलग विधा है, एक बिल्कुल सबसे अलग विधा होती है, जिसमें किसी भी रचना का विश्लेषण किया जाता है। आलोचना का मतलब साहित्य में निंदा नहीं, आलोचना का मतलब है विश्लेषण, उसके सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों की चर्चा करनी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। हाँ, तो ये बालकृष्ण भट्ट, इनका जन्म जैसा कि आप देख रहे हैं 23 जून 1844 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद जिसको अब हम प्रयागराज कहते हैं, वहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम वेणी प्रसाद भट्ट था। इनके पिता एक व्यापारी थे, माता एक सुसंस्कृत महिला थी। सुसंस्कृत, सु उपसर्ग लगा है संस्कृत में, संस्कृत का मतलब होता है संस्कारित, संस्कार से भरपूर। एक सुसंस्कृत महिला थी और उन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई, लालसा जगाई, इच्छा जागृत करने का काम किया। जहां तक इनकी शिक्षा की बात है, प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत से अध्ययन किया था। 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा दी। उस समय एंट्रेंस की परीक्षा होती थी। जहां तक इनकी वृत्ति की बात है, वृत्ति मतलब रोजगार, पेशा। ठीक है, एक एक शब्द मैं कोशिश कर रहा हूं आप तो को क्लियर करने का। इनकी वृत्ति या पेशा जो है, तो 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने अध्यापन कार्य किया, शिक्षण कार्य किया। 1885 में प्रयाग के ही CAB स्कूल
में ये संस्कृत का अध्यापन इन्होंने शुरू किया। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में ये शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए, लेकिन इनका स्वभाव थोड़ा उग्र था। इन्हें चाकरी पसंद नहीं थी, जिसके कारण इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद ये लेखन कार्य पर ही निर्भर रहने लगे, लेखन कार्य में जुट गए। इधर चूंकि इनके पिता एक व्यवसायी थे, तो पिता के निधन के उपरांत, निधनोपरांत, देख लीजिए आप क्या है, निधनोपरांत, यानी उनके निधन के बाद अपने पैतृक व्यापार को संभालने के नाम पर इनको गृह कलह का, घर में झंझट का, विवाद का सामना करना पड़ा। आप देखते हैं कि आज लगभग हमारे अगल बगल में पारिवारिक संपत्ति को हथियाने के लिए आपस में अक्सर विवाद होता रहता है, तो इनको भी गृह कलह का सामना करना पड़ा और ऐसी परिस्थिति में ये अपना पैतृक घर छोड़कर, यानी जो इनकी पूर्वजों का इनका जो घर था उसको छोड़कर और फिर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए इन्होंने हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति ये समर्पित रहे, साहित्य सेवा करते रहे। अब इनकी रचनात्मक सक्रियता की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, अच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके समय को भारतेंदु युग के नाम से भी हम जानते हैं, तो उनकी प्रेरणा से ये हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र इन्होंने निकालना आरंभ किया। मासिक पत्र यानी कि पत्रिका, एक मंथली मैगजीन, और इस दायित्व को उन्होंने पूरे 33 वर्ष तक संभाला और इसमें हिंदी प्रदीप में, इस पत्रिका में नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक और नैतिक, राजनीतिक, इन विषयों पर ये निबंध लिखते थे। सामाजिक विषयों पर, जो समाज में अलग अलग समस्याएं हैं उनका क्या समाधान हो सकता है, या फिर साहित्यिक विषयों पर नैतिकता, मोरल, ठीक है, या फिर राजनीतिक विषयों पर, इन विषयों पर ये निबंध लिखते रहे। 1881 में इन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की, वेदों की समीक्षा की, जो एक उस समय एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इन्होंने वेदों की भी समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना भी की। लाला श्रीनिवास दास ने की रचना थी, उनकी पुस्तक थी संयोगिता स्वयंवर, उसकी इन्होंने कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश का ये संपादन करना चाहते थे, उसके लिए श्याम सुंदर दास हिंदी शब्दकोश का संपादन करना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने इन्हें बालकृष्ण भट्ट को काशी बुलाया, वाराणसी, लेकिन व्यवहार दोनों के बीच अच्छा नहीं बन पाया, दोनों अलग हो गए। उसके बाद इनकी रचनाओं में कई उपन्यास हैं, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। इसके अलावे इनके कई नाटक भी हैं, पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या उसी को दमयंती स्वयंवर भी कहते हैं, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सोम की एक नकल, वृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, ये सब इनके नाटकों में गिने जाते हैं, प्रमुख नाटकों में गिने जाते हैं। उसके बाद प्रहसन, यानी आज की तारीख में जिसको आप कहते हैं कॉमेडी, ठीक है, हास्य रचना। इनकी हास्य रचनाओं में जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष,
आचार विडंबन, ये सब है। और 1000 के आसपास निबंध इन्होंने लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 33 वर्षों तक हिंदी प्रदीप का संपादन ये करते रहे और उसके लिए उसमें वो अक्सर विभिन्न विषयों पर निबंध लिखा करते थे। तो 1000 के आसपास इनके निबंध हैं, जिनमें से 100 के ऊपर ऐसे हैं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। और इसके लिए भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों का एक संग्रह भी इनकी प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है। तो बालकृष्ण, तो ये जो थे बालकृष्ण भट्ट, ये आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में से इनको गिना जाता है। उन्नायक रचनाकारों में गिना जाता है। उन्नयन करने वाले, उन्नति करने वाले, ऐसे रचनाकारों में इनको गिना जाता है। तो भारतेंदु, अभी भी यही चर्चा हुई कि भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। नहीं, वो उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से, प्रतिभाशाली, प्रोग्रेसिव नहीं, और जनधर्मी, जनधर्म यानी लोक धर्म, लोगों का भला कैसे, वो इनकी भावना थी। तो इनके साहित्य में उसकी झलक मिलती है। जनधर्मी इनका व्यक्तित्व था जनधर्मी। तो वैसे लेखन से इन्होंने नवीन धरातल, एक नया प्लेटफॉर्म, नवीन दिशा, नया डायरेक्शन हिंदी साहित्य को दिया, नया रूप रंग दिया और नया मानसिकता, एक सोच, नई सोच दी हिंदी साहित्य को। तो निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे, यानी अकेले नहीं थे। युगांतकारी का मतलब युग अंतकारी। जब कोई बड़ा सा परिवर्तन होता है तो कहते हैं एक युग का अंत हो गया। आपने इतिहास में पढ़ा है कि कैसे पूर्व क्या कहते हैं वो प्राचीन इतिहास का काल था, फिर कैसे मध्यकाल आया और कैसे आधुनिक काल आया। एक बहुत बड़ा चेंज जब होता है तो कहते हैं एक युग का अंत हुआ और दूसरा शुरू हो गया। तो युगांतकारी, तो इससे पहले की जो युग था उसका अंत करके एक नए युग को जन्म देना। तो युगांतकारी कार्य साहित्य को एक नया युग प्रदान करना, तो उसमें ये एकाकी नहीं थे, अकेले नहीं थे। निश्चित रूप से किसी भी महत्तर कार्य को करने के लिए, बड़े कार्य को करने के लिए एक आदमी काफी नहीं होता है। उसके साथ एक पूरी टीम होती है, पूरा एक समूह होता है। तो इनके साथ साथ ऐसे रचनाकारों में आप नाम देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, रामचरण गोस्वामी जैसे अनेक साहित्यकार इनके साथ थे, एक नए युग का सूत्रपात करने में। किंतु यह एक सर्वसम्मत मान्यता है, सर्वसम्मत, सभी के सम्मति की, विचार की मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक सक्रिय, एक्टिव, मुखर जो है यहां दिल में, उसको बोल देने वाले, कोई भी संकोच नहीं रखने, मुखर और प्रदीर्घ समय तक, एक लंबे समय तक, प्रदीर्घ, दीर्घ मतलब लंबा, उपसर्ग लग गया प्र, तो प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ, मजबूत निष्ठा के साथ, डेडिकेशन के साथ तेजस्वी लेखन, एक ऐसा लेखन जिससे तेज टपकता हो, तेजस्वी लेखन द्वारा ये साहित्य की सेवा करते रहे। और ऐसा करने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के 2-3 साहित्यकारों में से एक थे। उन 2-3 साहित्यकारों में से एक थे जिनके अनवरत लेखन, लगातार लेखन, मैं शब्द का अर्थ बोलते जा रहा हूं, जहां पे आपको दिक्कत लगे आप पॉज करके दोबारा सुनिए
और उसको नोट कर लीजिए। तो अनवरत लेखन से, ये उस समय के जो 2-3 प्रमुख साहित्यकार थे जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ और आगे द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। उनमें से बालकृष्ण भट्ट एक थे। अब इस पंक्ति को फिर से समझिए कि जिनके लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग, एक कंस्ट्रक्टिव एज, रचना का विस्तार होना, एक नया आयाम मिलना, नया विकास होना, भारतेंदु युग का जो रचनात्मक युग था वो उसका व्यक्तित्व निर्मित हुआ इन लोगों के अनवरत लेखन से। उनमें से एक थे बालकृष्ण भट्ट। इन लोगों के प्रयास से, इन लोगों के लेखन से साहित्य को जो इन्होंने दिशा दी, उसने आगे चल के द्विवेदी युग का के लिए एक धरातल का निर्माण किया, मूलाधार का। मूल आधार, आधार मतलब बेस, मूल मतलब मुख्य, वैसे मूल का मतलब जड़ भी होता है। तो मूलाधार निर्मित हो सका द्विवेदी युग का भी, तो उसका भी प्लेटफॉर्म इन लोगों ने तैयार किया था अपनी रचना से, अपनी प्रतिभाशाली रचना से। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन इसको जानना जरूरी है, एक एक वर्ड को जानना जरूरी है, क्योंकि आपको प्रश्न बीच से भी पूछे जा सकते हैं। आपको इसको ध्यान से देखना है, लाइक करना है, लाइक कीजिए इसको, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और बेल आइकॉन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साहित्य के यहां पर द्विवेदी, ये भारतेंदु युग में जो लोग मुख्य रचनाकार थे, इन लोगों ने एक नई बातें सामने रखी, नया स्पष्टीकरण रखा कि साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, केवल कल्पनाशीलता का नाम साहित्य नहीं है। कल्पना कर रहे हैं चांद अगर जमीन पर टूट के गिर जाता तो क्या होता, ठीक है, साहित्य में की एक विधा है, लेकिन वही संपूर्ण साहित्य नहीं है। तो केवल कल्पना विलास नहीं, ये केवल साहित्य मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक है। जन समूह, जन समुदाय के चित्त का, हृदय का, उसके विकास का, उसको डेवलप करने का, जो चित्त के विकास का संवाहक है, उसको वहन करने वाला एक कंडक्टर। वो साहित्य से समाज की दिशा बदलती है, लोगों की सोच बदलती है। तो केवल ये मनोरंजन की वस्तु नहीं है, केवल यह कल्पना विलास की वस्तु नहीं है। ये सिद्धांत इन लोगों की रचनाओं ने दिया। ठीक है, और यह साहित्य जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वांग्मय उपादान है। जन संस्कृति के विकास प्रवाह का, डेवलपमेंट धारा जो है, विकास की जो धारा है, उस प्रवाह का मूर्त वांग्मय यानी वाणी से निकले वांग्मय उपादान है, एक कंट्रीब्यूशन है, एक अवदान है, एक देन है, जैसे समझिए। अब जो गहन लोक संपृक्ति से उपजता है और दिशा पाता है, लोगों को, लोकाचार को, लोक व्यवहार को गहन और सूक्ष्म दृष्टि से आप देखेंगे, उसी से ये सभी भावनाएं, ये रचनाएं, ये विकास की बातें उत्पन्न होती है। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय है। बड़ी लंबी पंक्ति है, तोड़ना होगा इसको।
नहीं, कि ये आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए के दौर में सबसे पहले ये दौर क्या था वो समझ कि नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय पुनर्जागरण आंदोलन, नवजागरण आंदोलन, ये सब आप पढ़ते हैं। उस समय के आप पढ़ते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, देश के स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, संघर्ष चल रहा था। तो उस समय, उस दौर में नए सिरे से इस भाषा को, साहित्य को एक नई पहचान देना, मौलिक लोकवादी प्रकृति, मौलिक, बनावटी नहीं, जो मुख्य रूप से हमारी अपनी हो, तो मौलिक और लोकवादी, जिसे लोगों का कल्याण हो, वैसी प्रकृति यानी स्वभाव और जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए, तो इसकी पहचान कराती है। जातीय, जाति का मतलब वो जाति नहीं जो हम आप सामान्य इसमें उपयोग करते हैं। जाति का मतलब एक पूरा समुदाय। उस समय पूरा देश एक समुदाय के रूप में एकजुट हो रहा था वैसे समय में। तो वहां पर इन्होंने लोकवादी प्रकृति और जातीय निष्ठा की पहचान करने हेतु दिशा और प्रवाह का देने, तो उसको दिशा देने का कार्य किया, उसको प्रवाह देने का, धारा देने का कार्य किया। जिन लेखकों में, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय हैं। बालकृष्ण भट्ट मुख्य रूप से गद्यकार थे, गद्य लिखते थे, गद्य विधा में लिखते थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से, अभिरुचि, अभी ये सारे शब्दों की चर्चा पूर्व में हो चुकी है। अभिरुचि, इंटरेस्ट, रुचि, प्रतिभा, जो उनका स्किल था, प्रतिभा से और परिवेश से, यथार्थ से, सच्चाई से, नहीं, परिवेश से, यथार्थ से, यथार्थ मतलब सच्चाई, सत्य, परिवेश से, परिवेश मतलब आसपास का जो इन्वायरमेंट है, हमारा वातावरण है, आसपास का जो माहौल है, ठीक है। संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक और पत्रकार थे। सबसे सरोकार रखना मतलब रखना, उसके प्रति अपनापन रखना, उसको, उस पर को गौर से देखना, उस पर अपने भाव व्यक्त करना। तो सरोकार रखने वाले लेखक थे, पत्रकार थे। इनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में भी थी। यथार्थ मतलब सच्चाई। उनके गद्य की भाषा जो थी वो परिवेश और यथार्थ के अनुकूल थी, उसके मुताबिक थी। उसकी कला, उनके गद्य की कला जो है वो भी परिवेश और जो यथार्थ है उनके मुताबिक। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती थी। कलेवर मतलब कवर, यह है ना, पुस्तक इसकी कवर, ठीक है। तो कलेवर, उनके गद्य का कलेवर लोक व्यवहार में, लोगों के सामान्य व्यवहार में जो बोलचाल, बातचीत, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, आपस में एक दूसरे से अपनी भावना जो व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं अभिव्यक्ति। उसमें जो मूर्त भाषा मूर्त हो जाती है, मूर्ति के रूप में आ जाती है। कभी कभी आप कुछ ऐसी रचनाएं पढ़ते हैं तो लगता है कि हमारी आंखों के सामने वो दृश्य चल रहा है। तो मूर्त अभिव्यक्ति, ऐसी अभिव्यक्ति जो मूर्त कर दे उस घटना को, तो उनके गद्य का कलेवर ये सब बन जाते थे। यानी उस कवर को देखने के बाद अंदर क्या है ये बहुत कुछ। चलिए, वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों में टकराव चल रहे थे, संघर्ष चल रहे थे, नहीं। और इस संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। तो इन सभी से संघर्ष करते हुए एक अच्छे गद्य लेखक की यही पहचान होती है, नियति, यानी उसका जो भविष्य कह दीजिए, उसकी गति कह दीजिए, उसकी यही गति थी। यानी उस सबसे टकराते हुए
उन्होंने अपने गद्य की रचना की जागरूक गद्य लेखक के रूप में। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में अनवरत चलता रहा। आंतरिक दृढ़ता, अंदर की दृढ़ता, मजबूती, तेज और तेवर बनकर ही ये सारी बातें उभरी। संघर्ष की जो गाथा थी। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे। कुछ उपन्यास पूरे भी लिखे, कुछ अधूरे भी रह गए। नाटक लिखे, प्रहसन, हास्य, गद्य नहीं, किंतु निबंध ही उनकी अपनी वह विधा थी है जिसमें उनका अभिप्राय पूर्ण सोद्देश्य लेखन, ऐसा लेखन जो अभिप्राय पूर्ण हो, पर्पस हो, जिसमें सोद्देश्य, उद्देश्य के साथ हो, पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है, सामने आया है। इनके निबंधों में वो जाना। सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्रता, राजा प्रजा, कृषकों की दुरवस्था, दुर्जोर अवस्था, बुरी अवस्था, दुरवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, जो वेल एजुकेटेड, चेंजेज इन वेल एजुकेटेड पर्सन्स, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। विविध मनोभावों, अनेक मनोभावों, मन के भावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी वो उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी, रचना की। तो व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, व्यक्तित्व व्यंजक, व्यक्तित्व को उभारने वाले, उसका विश्लेषण करने वाले, आत्मपरक, आत्मा स्वयं के अनुभव से जो निकले, आत्मपरक। कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने ज्यादा लिखे हैं कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे निबंधकार और आलोचक ने उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें एडिशन और स्टील की श्रेणी का उच्च साहित्यकार मानते थे। तो यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बातचीत, ये बातचीत शीर्षक निबंध जो है, इसमें उनके निबंधकार व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी और निबंध कला और निबंध लिखने की जो कला होती है, दोनों को, और साथ ही साथ भाषा शैली, भाषा की क्या शैली होनी चाहिए, उसका क्या स्टाइल होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, उन सभी का प्रतिनिधित्व करता है, उसको उन सभी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम भट्ट जी के इस निबंध को देखते हैं। इस निबंध में भट्ट जी के बारे में ऊपर जितनी बातें कही गई है, अभी आपके चैप्टर में कही गई है या मैंने जो विश्लेषण किया है, वो सारी बातें सहज ही पुष्ट हो जाती, मजबूत हो जाती है और प्रमाणित हो जाती, प्रूव हो जाती। ठीक। आलोचक रामविलास शर्मा का एक वक्तव्य आपके इस पुस्तक में यहाँ पर दिया गया है कि उनकी वास्तविक प्रतिभा, एक्चुअल स्किल, उनकी वास्तविक प्रतिभा एवं एक अध्ययनशील विद्वान। देखो, विद्वान होना अलग चीज है, अध्ययनशील जो हमेशा स्टडी करता रहे। अगर बहुत ज्यादा आपने डिग्रियां अर्जित कर ली, कुछ समय के बाद आप केवल डिग्री होल्डर रह जाएंगे अगर आप अध्ययन नहीं करेंगे। तो विद्वान को अध्ययनशील होना चाहिए। तो अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि, शार्प माइंड, आलोचक की उनकी वास्तविक प्रतिभा है, ऐसा कहते हैं रामविलास शर्मा। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित नहीं होगा, यानी उचित हो सकता है, कहा जा सकता है। तो धर्म और आगे कहते हैं कि धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर, जो धर्म है, जो दर्शन है, उसको सामाजिक विकास की कसौटी पर, इससे सामाजिक विकास के क्षेत्र में इसका क्या योगदान होगा,
कहां तक ये बातें सत्य हो सकती है। तो सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। प्रगतिशील आलोचना, एक प्रोग्रेसिव, एक ऐसी आलोचना साहित्य में, मैंने बार बार कहा कि साहित्य में आलोचना का मतलब निंदा नहीं है। साहित्य में आलोचना का मतलब एक विश्लेषण, सकारात्मक पक्ष का भी और नकारात्मक पक्ष का भी। तो विश्लेषण, तो बालकृष्ण भट्ट ने एक प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली, शुरुआत की। आलोचना में, विश्लेषण में अक्सर क्या होता है कि साहित्य समाज में कुछ भी आप लिख रहे हैं ना, तो 10 आदमी बड़ाई करने वाले, नहीं नहीं बहुत अच्छा आपने लिखा, नहीं, तो उससे प्रगति नहीं होगी, प्रगति रुक जाएगी। एक ऐसा प्रगति, आलोचना ऐसी होनी चाहिए जो प्रगतिशील हो, जिससे प्रगति हो आपके लेखन में, आपके साहित्य में, तो वो प्रगतिशील, तो प्रगतिशील आलोचना की नींव इन्होंने डाली, ऐसा कहना है रामविलास शर्मा का। तो चलिए हम देखते हैं जो हमारा ये चैप्टर है बातचीत, जिसके रचनाकार हैं, जिसके निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। तो अगले वीडियो में हम उसको बढ़िया से देखेंगे। आप इसको खूब देखें, बार बार देखें। जहां पर समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको समाधान करने का प्रयास करूंगा। लेकिन इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बेल आइकॉन आप दबा देंगे, जिससे आपको बार बार इसका नोटिफिकेशन, जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।